सरकारी नौकरी का एग्जाम कौन दे सकता है? जैसे 18 साल के हो जाओगे एकदम बिल्कुल तैयार हो जाओगे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। किसी भी फील्ड से अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्या उसको प्रॉब्लम होगा वो मैथ छोड़ने का? स्टेनो का जो जॉब होता है उसमें मैथ सब्जेक्ट आता ही नहीं। क्या सुंदर लड़कियां बैंकिंग में जाती हैं या बैंक में जाने के बाद लड़कियां अपने आप सुंदर हो जाती हैं? क्योंकि आपको देखकर भी यही क्वेश्चन आ रहा है। बचपन में जब हम पैदा हुए थे हमें कोई भी भाषा नहीं आती थी, ना हमें अपनी भाषा आती थी, ना हमें कोई फॉरेन लैंग्वेज आती थी। और 6 महीने में सिलेक्शन पॉसिबल होता है तो ऑफ कोर्स हम रेकमेंड क्यों नहीं करेंगे। क्या सबका सिलेबस सेम है या सच में सबका सिलेबस अलग अलग है? तो बच्चों को ये चीज़ रिलेट करनी है कि एक बार अगर आपने सही तरीके से कंसाइज वे में और सही डायरेक्शन में अच्छे एजुकेटर के साथ या किसी की गाइडेंस में अगर अच्छी प्रिपरेशन कर ली तो आप वहीं से 10th से अपना बेस बना लोगे। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो और जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उससे कम 80 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जो कि गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो कहते हैं ना कि हर किसी को नहीं चढ़ता सरकारी नौकरी का शौक, जिगर चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमें आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी, आप सबकी बहन निधि। लेकिन आज हम अकेले नहीं आए, आज हम 2 ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो आपकी जवानी को बर्बाद होने से रोकेंगे। आप लोगों के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट्स मेरे इंस्टा पर, मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे यूट्यूब के वीडियोस पर आए थे कि मैम 10th कर चुके, 12th कर चुके, लेकिन हमें अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना है, हमें उनकी जिम्मेदारी उठाना है। लेकिन जिम्मेदारी उठाने का सपना तो आप देखे हो, मगर आपके पास रास्ता नहीं है कि हम किस तरीके से अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाएं, अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाएं, अपने माँ बाप को गांव में, शहर में, रिश्तेदारों में सम्मान दिलाएं। तो आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम लेकर आए हैं अपने 2 बहुत ही खास दोस्त कह सकते हैं, मेरे आइडियल कह सकते हैं, और आप लोगों के लिए एक फरिश्ता कह सकते हैं उनके साथ। तो मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले हमारे रविंदर सर और आंचल मैम। तो सर, मैम, सबसे पहला चीज़ हम शुरुआत इसी से करेंगे कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बच्चों का डर खत्म करने के लिए आप लोग आए, अपना कीमती समय निकाल कर आए। तो धन्यवाद मेरी तरफ से भी है और इन बच्चों की तरफ से भी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सर सवाल स्टार्ट करें? तैयार हो आप लोग? सर सवाल हम लिख कर लाए बिकॉज इतने सारे कमेंट्स थे कि मैम जब आप रविंदर सर से मिलना तो ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछना, आंचल मैम से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना, और प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा बट आंचल मैम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हम निकाल कर आपके लिए लेकर आए हैं, है ना? वो इंस्टा से हम कमेंट से उठा कर लाए हैं जो लास्ट में आपके लिए रहेगा। तो सवाल सर स्टार्टिंग आपसे ही करते हैं। ठीक है सर, हम अभी यूपी और बिहार को पढ़ा रहे हैं, तो यूपी बिहार की अगर हम एक बात करें तो यूपी बिहार में ना सरकारी नौकरी का जो क्रेज है, यूपी बिहार में सरकारी नौकरी को ब्रह्मास्त्र माना जाता है ना? कहा जाता है कि ये वो ब्रह्मास्त्र इसको चलाकर मारो तो बहुत मीलों से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा यूपी बिहार में क्रेज है सरकारी नौकरी को लेकर। तो मेरा पहला सवाल यही है कि सरकारी नौकरी का एग्जाम कौन दे सकता है? क्या ग्रेजुएशन करना है, 12th करना है, या 10th के बच्चे भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा अगर 10th पास है तो 10th के बाद ही वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता है। जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स आते हैं, तो वहाँ पर बच्चा का जो क्वालिफिकेशन मिनिमम अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर 10th जो है क्वालिफिकेशन आपका मांगा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, 10th के बाद भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकता है, 12th के बाद भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी अलग अलग पोस्ट आपकी आती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जो एज होती है वो मिनिमम एज जो है बच्चे का 18 साल जरूर होना चाहिए। अच्छा, मतलब 18 साल का उम्र है तो वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकता हाँ, है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर डेडिकेशन है तो 18 साल से पहले 17 साल से आप तैयारी करना स्टार्ट करो। जैसे ही 18 साल के हो जाओगे एकदम बिल्कुल तैयार हो जाओगे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। निकाल लो 18 की हाँ, उम्र में सरकारी नौकरी, बिल्कुल। है ना? तो ये तो बहुत बढ़िया है सर। तो मैम जैसे कि सर ने बताया कि 10th के बाद ही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स है तो 10th के बाद है, तो क्या बैंकिंग भी हम 10th के बाद कर सकते हैं? नहीं, बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन की है। तो ग्रेजुएट आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, बट ग्रेजुएट होना जरूरी है। ओके। बट अब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो ये गलत आइडिया होगा, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होगे तुरंत आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम के लिए। बेटर होगा कि आपने 12th क्वालिफाई कर लिया, 6-8 महीने आपने अपने पहले प्रेपरेशन, ग्रेजुएशन के प्रेपरेशन को दे दिया, आप एक टाइमलाइन आपकी बन गई, उसके बाद आपको स्टेप अप कर देना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अब आपका गवर्नमेंट एग्जाम अगर टारगेट है
तो तब से आप अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हो, ताकि जैसे ही एलिजिबल हो वैसे ही एग्जाम देकर सिलेक्शन ले लो। और 6 महीने में सिलेक्शन पॉसिबल होता है तो ऑफ कोर्स हम रेकमेंड क्यों नहीं करेंगे। मैम इसको लेकर ही मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जब भी बैंकिंग की बात आती है तो बच्चों को लगता है बैंकिंग मतलब कॉमर्स, तो क्या जो बच्चा साइंस से ग्रेजुएशन किया है, मैथ से किया है या आर्ट्स से किया है, तो क्या वो लोग भी बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ बीकॉम वाले करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी फील्ड से, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी फील्ड से। अच्छा, मतलब फील्ड कोई भी हो आप बिल्कुल, तैयारी कर सकते yes, हो। बिल्कुल। सेम सर वैसा क्वेश्चन आपसे भी रहेगा कि जैसे बच्चा 10th तक तो मैथ उसका कंपलसरी है, लेकिन जैसे ही वो 11th में आता है उसके पास 3 रास्ते हो जाते हैं कि तुम आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस में भी 2 है, आप मैथ लो या बायो लो। तो बच्चा मैथ छोड़ देता है, वो बायो ले लेता है, लेकिन 12th के बाद उसको है कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, तो क्या उसको प्रॉब्लम होगा, वो मैथ छोड़ने का कोई नुकसान है उसे? नहीं देखो, वैसे तो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कई सारे स्टूडेंट्स का बच्चों ने देखा भी होगा कि जब सिलेक्ट होते हैं तो मैथ्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ्स में आपको 100% नंबर मिलते हैं। और बेसिकली बात करें तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप लोगों का मैथ्स, अगर आपको मैथ्स से बहुत ही ज्यादा डर है, जैसे होता है ना कुछ बच्चों का भाई मैथ्स को लेकर स्टार्टिंग से डर था, स्कूल टाइम में भी ठीक नहीं थे, लेकिन एक उनके मन में है कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उनके लिए एक जॉब होती है जो कि एसएससी के थ्रू आती है, उसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर। तो स्टेनो का जो जॉब होता है उसमें मैथ सब्जेक्ट आता ही नहीं है, उसमें फिर आपका जीके जीएस आएगा, ठीक है, आपका इंग्लिश आएगा और आपका जो तर्क शक्ति जिसको आप बोलते हैं यानी कि रीजनिंग, ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। लेकिन बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें मैथ्स का रोल काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और 10th के बाद 12th के बाद जैसे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे 10th में अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने मेरे से पूछा था कि 10th के बाद बच्चा कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम दे सकता है या 12th के बाद, तो जैसे 10th के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले एसएससी के एग्जाम्स की तरफ चलते हैं। तो जैसे एमटीएस का एग्जाम आता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, 10th के बाद ही 10th के बाद आप दे सकते हो उसको। इसके बाद अगर आपकी देश की सेवा करने का यानी कि आपको बेल्ट की जॉब चाहिए, फोर्स की जॉब चाहिए, तो आप जीडी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी 10th लेवल पर ही रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है 10th के बाद, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बिहार के अंदर मैं देखता हूँ कि बिहार से अगर आप बच्चों के क्वेश्चंस लेके आए तो बिहार के बच्चे बहुत ज्यादा जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, क्योंकि मैंने बिहार के बच्चों भी काफी टाइम जो है पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि बिहार के बच्चे रेलवे एग्जाम्स की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है। तो ये तो 10th लेवल की जॉब होगी। अगर आप 12th क्लियर करते हैं तो 12th के बाद और अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, आप 10th के एग्जाम तो भर ही सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया, या किसी स्टेट लेवल एग्जाम्स में कई बार 10th लेवल की वैकेंसी आ जाती है, जैसे दिल्ली का बोर्ड हो गया, यूपी का बोर्ड हो गया, है ना, बिहार का कोई स्पेशल बोर्ड है जहां पर वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो है बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। 12th लेवल पर फिर एग्जाम आता है सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें आपका 12th लेवल पर अलग अलग बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको जॉब करने का मौका मिलता है। 12th के बाद आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एक सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन होता है जिसमें 10th का बच्चा भी एसएससी के एग्जाम्स को दे सकता है उसके बाद, और 12th का बच्चा भी दे सकता है, ठीक है। 12th के बाद फिर रेलवे एग्जाम्स आते हैं। रेलवे एग्जाम्स में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का एग्जाम आता है, इसमें भी काफी अच्छी अच्छी पोस्ट आती हैं, ठीक है। इसमें क्लर्क का पोस्ट रहता है, टिकट चेकर का पोस्ट रहता है, तो रेलवे के अंदर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ साथ स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास 12th लेवल पे रहती है, और जो बच्चा 12th वाला क्लियर है तो वो 10th वाले को भी भर सकता है। चलिए, मतलब आप सबसे पहली चीज जो आप लोग अगर ध्यान से सुने हो, अगर आपका मैथ वीक है ना, आप लोग सर्च करते हो ना मेरा मैथ खराब है, हम कौन सी नौकरी पा सकते हैं, तो सर आपके सवालों का जवाब दे चुकी है। अगर मैथ वीक है तो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम पा सकते हो स्टेनोग्राफर, है ना। बिल्कुल। तो मैम क्या बैंकिंग में भी ऐसा कुछ है कि अगर मेरा इंग्लिश वीक है तो कोई ऐसा जॉब जो हम कर ले? हाँ, इंग्लिश के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मैथ्स की तो कोई नहीं है, मैथ्स हर एक एग्जाम में आएगा, क्लर्क में भी आएगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर के। अदर दैन दैट एक एग्जामिनेशन होता है रीजनल रूरल बैंक का, तो वो आईबीपीएस ही कंडक्ट कराएगा। और आईबीपीएस के इस एग्जामिनेशन में हम ये देखते हैं कि आपको प्रीलिम्स के लेवल पर सिर्फ रीजनिंग और क्वांट्स ही पूछता है,
और मेंस में आपका इंग्लिश और हिंदी में से ऑप्शनल होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बाकी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर लो, नहीं अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो आप हिंदी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। ओके दैट्स द वे। सर, ऐसा हम लोग में भी है, मतलब एसएससी वगैरह में भी कोई ऐसा बिल्कुल, है जैसे government मैम ने का? बोला आरआरबी, हाँ रीजनल रूरल बैंक, यस, तो हमारे पास भी एक आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश आती नहीं है, आपको इंग्लिश में आप वीक है तो आप रेलवे की तैयारी करो, बढ़िया, ठीक है। रेलवे में आप लोगों को सिर्फ मैथ सीखना है, ठीक है, रीजनिंग आपको सीखनी है और जीके जीएस बढ़िया तरीके से तैयार करनी है। और रेलवे के एग्जाम्स में थोड़ा सा जो साइंस का पोर्शन होता है, मतलब जीके जीएस में, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, क्योंकि देखो रेलवे बोर्ड है, एसएससी बोर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है स्लाइटली सा, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आरआरबी मैम के पास भी है इंग्लिश वाला तोड़, और आरआरबी मेरे पास भी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी बिना इंग्लिश के आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो आरआरबी मतलब तुम लोगों का टेंशन दूर, ठीक है। तो अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है आरआरबी। अगर आप बैंकिंग से हो तो भी आरआरबी है, और अगर आप रेलवे में जाना चाहते हो तो भी आरआरबी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा हमको सुनकर। अब लग रहा है मेरे लिए भी जॉब हमको मिल गया है ना। तो आप लोगों का एक कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा है, हम अभी जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर उससे पहले एक चीज मैम, सब पर्सनल क्वेश्चन है मेरा ये, मैम जैसे बैंकिंग में ज्यादातर हम देखें लड़कियों में बैंकिंग को लेकर एक अलग सा क्रेज जी मैम, है ना, कि मतलब लड़कियों से पूछो क्या करना है तो उनका रहता है बैंकिंग करना है। 12th में भी जब हम लोग थे, मेरी फ्रेंड्स लोग थी, तो उनमें से ज्यादातर लोगों का था बैंकिंग। तो मैम बैंकिंग में ऐसा क्या है कि क्रेज इतना ज्यादा है लड़कियों के बीच में? हम बहुत सारी, देखो हम ऑल टुगेदर बात करें तो सिर्फ बैंकिंग में नहीं बल्कि पूरा क्यों फोकस करते हैं बच्चे, क्योंकि इसके एग्जाम्स एक तो डिले नहीं होते हैं, इसका है। कैलेंडर जनवरी में आ जाता है और वो कैलेंडर फिर फॉलो करेंगे ही करेंगे। टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने 18 अगस्त की डेट दे दी तो वो 18 से हो सकता है एक हफ्ते इधर उधर हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा वो भी बहुत कम, मतलब एकदम 0.5% चांस है इधर उधर होने का। तो एक तो स्केड्यूल बहुत सही चलता है इनका। जब आपका सिलेक्शन हो गया है तो विद इन 3 to 4 months आपका नौकरी आपको मिल जाती है। मैम ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनडायरेक्टली रोस्ट कर रहे हो सर को, है ना, कि हम लोगों का शेड्यूल एकदम फिक्स रहता है सर। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे गर्ल्स के लिए मैम ने बोला स्टेबिलिटी है, मेरे पास स्पेशली मेरी छोटी बहनों के लिए एक जॉब है, मैं बताता हूँ। जैसे अगर 12th पास अगर आप हैं तो 12th के बाद आप CHSL का एग्जाम दीजिए। CHSL के एग्जाम्स में एक पोस्ट होती है CSS, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, यानी केंद्रीय सचिवालय, वो दिल्ली में है, और केंद्रीय सचिवालय दिल्ली से हटेगा नहीं, तो आप मंत्रालय के अंदर बैठेंगे और परमानेंट पोस्टिंग जो है दिल्ली की है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी और मंत्रालय के मिलेगी। तो ये मेरी छोटी बहनों के लिए एक एडवाइस है कि अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं तो 12th लेवल पर CHSL एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए, और वहां पर आप लोगों को मिनिस्ट्री के अंदर जॉब करने का मौका मिलेगा। अभी मैं और भी डिपार्टमेंट बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। अगर सर बोल रहे हैं कि रोस्ट करने की बात है तो आपका सिर्फ दिल्ली है ना, सुनो, अगर आप एक फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट हो कैडर के, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो भी सिलेक्शन आपने भरा है, जहां से भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आपने प्लेस भरी है, आपको प्रायोरिटी मिलती है उसी जगह पर पोस्टिंग की, और अदरवाइज नियर बाय जगह की। तो आपकी पोस्टिंग दूर नहीं होगी। आप दिल्ली के हो और एर्नाकुलम आपको नहीं मिलने वाला है, एर्नाकुलम के हो तो आपको जम्मू एंड कश्मीर नहीं मिलने वाला है। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इसीलिए हम लड़कियों में ये क्रेज है, क्योंकि लड़कियां छोड़ना नहीं चाहती हैं, वो चाहती हाँ, हैं कि हम प्लस अपने परिवार के साथ कुछ रहें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं लड़कियों की जो देखनी पड़ती हैं, तो इस ये तो वजह से बेस्ट भी है। जी। ठीक है, तो सर और मैम दोनों ने बता दिया कि बैंकिंग और एसएससी क्यों बेस्ट है लड़कियों के लिए, क्या क्या चीजें हैं उसमें। बट मैम एक और क्वेश्चन मेरा आपके, जो हम बोले थे ना कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम निकाल कर हाँ, लाएं, बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन ये है मैम कि हम बैंक में जब भी जाते हैं, बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, फीमेल वहाँ पे वर्क करती रहती हैं, वो लोग काफी सुंदर होती हैं, है ना, बहुत अच्छी होती हैं, बात करने का तरीका, दिखने में भी। तो मैम मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या सुंदर लड़कियां बैंकिंग में जाती हैं, या बैंक में जाने के बाद लड़कियां अपने आप सुंदर हो जाती हैं? क्योंकि आपको देखकर भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि यार बैंकिंग के लोग इतने ऐसे कैसे होते हैं? नहीं, देखो मेरे हिसाब से सबको अपने आप को वेल मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप अपने आप का और अपना ऑरा पॉजिटिव रखोगे और खुश रखोगे ना, तो आपकी जिंदगी में आधी से ज्यादा टेंशन दूर हो जाएगी। तो मेरा बस यही एक पॉइंट होता है कि खुद को खुश रखोगे तो दुनिया भी खुश लगेगी। अगर खुद को ही हम इतना डिप्रेस्ड फील कराएंगे ना, तो दुनिया में प्रॉब्लम लगेगी लगेगी। और वहां पे बैठे हुआ हर एक कस्टमर आ रहा है, कस्टमर की आप सारी टेंशन ले रहे हो, टेंशन सुन रहे हो, अगर आप अपने आप को अच्छा फील नहीं कराओगे तो आप वो पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाओगे। और पब्लिक डीलिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको काम रहना जरूरी है। तो शांति अगर नहीं होगी दिमाग में तो फिर कैसे कर पाएंगे? ऐसा कोई सुंदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ ये है कि आप अपने आप को ग्रूम रखो, अच्छी बात है, वो तो सब हम लोग को बचपन से ही रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तुम लोग बैंकिंग में पढ़ाई तो करोगे ही, साथ ही साथ मैम जिंदगी जीना कैसे है, कैसे अपने आप को ग्रूम रखना है,
कैसे टेंशन दूर रखना है, ये भी सारी चीजें आंचल मैम सिखाने वाली हैं, तो प्लीज क्लासेस जरूर करना आप लोग। बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं सर। सिलेबस को लेकर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम, मैम का तो चलो बैंकिंग है, आप में जब गवर्नमेंट एग्जाम की बात आती है, रेलवे, एसएससी में ही इतनी सारी चीजें हैं, तो बच्चों को सिलेबस को लेकर ना इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो सर क्या सबका सिलेबस सेम है, या सच में सबका सिलेबस अलग अलग है, तैयारी करने के लिए हमको सब अलग अलग करना होगा? तो ये वाले क्वेश्चन का जवाब आप हमें। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं अपने भाई बहन या कोई रिलेटिव या कोई गांव में या कहीं शहर में उसने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, वो रिलेट करेंगे इस चीज को बच्चे, और वो आपको बताएंगे भी कि जब किसी बच्चे का ना गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है पहली बार, तो उसके कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के अंदर अंदर ये खबर बार बार सुनने को मिलती है कि यार उसके मतलब उनके फादर का नाम लेके या उसका नाम लेके यार उसने ना रेलवे में जॉब ले ली, यार उसकी एसएससी में भी जॉब लग गई, ठीक है, या फिर उसने इस डिपार्टमेंट में जॉब ले ली। उसका रीजन क्या होता है सबसे बड़ा, कि जो आपका सिलेबस होता है, अब मैं सिलेबस पे आता हूँ, कि आपकी जो तैयारी होती है ना वो बड़ी सही तरीके से अगर एक बार हो गई तो सिलेबस ऑलमोस्ट मतलब 90 to 95% सिलेबस ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स का बिल्कुल सेम रहता है, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स में। क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, एक होता है मैथ्स, एक होता है इंग्लिश, एक होता है रीजनिंग और एक होता है जीके जीएस। कुछ एग्जाम में इंग्लिश नहीं आता तो आप इंग्लिश को हटा सकते हो, जैसे रेलवे के एग्जाम्स हो गए। कुछ एग्जाम्स में आप लोगों का इंग्लिश के साथ ऑप्शंस मिलता है, जैसे मैम ने बताया रूरल बैंक में हिंदी मिल जाती है, तो एसएससी के एग्जाम्स में भी जैसे जीडी का एग्जाम है, आप वहां पर हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश को आप हटा दो, आप हिंदी को ऑप्ट कर लो, तो आपके लिए काफी अच्छा हो जाता है। ऑप्शंस होते हैं। 10th के बाद आप लोग बेसिकली इंग्लिश का जो जीडी का सिलेबस है उसमें आप मैथ्स पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, जीके जीएस पढ़ोगे, और इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है, क्योंकि सभी में जो चैप्टर्स भी होते हैं, अगर हम 10th लेवल की बात करें तो 10th लेवल पर जो अंक गणित जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक सेक्शन, सभी एग्जाम्स में, अब जैसे लाभ और हानि है, प्रॉफिट लॉस, तो लाभ और हानि वही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। अब 10th लेवल पर थोड़ा सा बेसिक लेवल, 12th लेवल पर थोड़ा सा हम एमआरपी, अंकित मूल्य, डिस्काउंट पे बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर मल्टीपल एग्जाम्स में आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो मैथ्स की बात होगी। अब जैसे इंग्लिश है, मान लो कि किसी को इंग्लिश, भाई इंग्लिश का पेपर देना ही देना है, एसएससी के एग्जाम से बैठ गया। अब इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, मॉडल्स हो गए, है ना, ये सब चीजें सेम ही तो रहेंगी ना तो वो 10th के एग्जाम में चेंज हो जाएंगी, ना वो 12th में, ना ग्रेजुएशन में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, अब वो सेम ही रहेंगे। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो उसी टाइम रहेगा, सन तो चेंज होगा नहीं। कहने का मतलब ये है, बैटल ऑफ बक्सर जिस टाइम हुआ था सेम रहेगा, है ना, तो ये बात तो बिल्कुल। अब पोलो खेलते हुए वो घोड़े से गिर गया तो सेम कुतुबुद्दीन अवेक मर गए थे, है ना, तो हिस्ट्री हम थोड़ा वो जानते हैं, तो अब इस बात को समझेंगे आप लोग, तो वो चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, वो कभी खराब नहीं हो सकती, कभी चेंज नहीं हो सकती, आर्टिकल सेम रहेंगे। तो बच्चों को ये चीज रिलेट करनी है कि एक बार अगर आपने सही तरीके से, कंसाइज वे में और सही डायरेक्शन में अच्छे एजुकेटर के साथ या किसी की गाइडेंस में अगर अच्छी प्रिपरेशन कर ली, तो आप वहीं से 10th से अपना बेस बना लोगे, और जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर सक्सेस लेते चले जाएंगे। और फिर आप लोग देखना कि 10th लेवल पर आप छोटी पोस्ट पे लगे ग्रुप डी में, 12th लेवल पर आप एलडीसी पे आ जाएंगे, और ग्रेजुएशन लेवल पर आप सीधा इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आ जाएंगे। तो मतलब आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग कब करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि गवर्नमेंट जॉब कितना जल्दी लेनी है आपने। मतलब बस तुमको एक बार शुरुआत करने के बारे में सोचना है, क्योंकि एक बार तुम सरकारी जो नौकरी का रेस है ना उसमें उतर गए तो फिर जीत तो पक्की है। बिल्कुल। बट सर एक चीज है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैथ्स पढ़ाते हो सर। ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछे ना, हमें पता था कि आप मैथ पढ़ाते हो, बट अभी आप प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरे, मतलब एक छोटे से पॉडकास्ट में इतना कुछ आप सिखा दिए सिर्फ 2 मिनट की अपनी बातों में। तो हम वो सोच रहे हैं कि एक मैथ के टीचर आप सर सारा सब्जेक्ट पढ़ा लोगे क्या? ऑलराउंडर हो क्या? सब्जेक्ट सारा नहीं पढ़ा लेंगे, एक्चुअली बच्चों को रिलेट करने के लिए। जैसे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ बच्चों के सामने, तो बच्चे कई बार ना मैथ्स की क्लास के अंदर आके ना बड़े दुख होता है, क्योंकि बच्चों के ना क्वेश्चंस बड़े अलग अलग तरीके से आते हैं कि सर मैथ्स बहुत वीक है, कैसे कवर करें, इंग्लिश बहुत वीक है, कैसे कवर करें। तो क्या होता है, मल्टीपल टाइम जब आप किसी चीज को रिवाइज करोगे, आप जब तक उसको रिवीजन पे नहीं लेके आओ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है, और उन 60 मिनट्स में एक रियलिटी ये भी है कि जो बच्चा एक बच्चा तो वो होगा जो पहली बार एग्जाम में बैठेगा, एक बच्चा वो होगा जिसने पहले एग्जाम दिया था वो दोबारा बैठेगा, तो हमें उनके साथ भी फाइट करनी है। तो मल्टीपल रिवीजन अगर हमारी होगी, मतलब हमारी मेमोरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें चीजों को रिवाइज जो करना है वो मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो मैं ये, जैसे मैंने कुछ फैक्ट्स बताए, ये स्टैटिक के फैक्ट्स बताए मैंने आपको, जैसे हिस्ट्री का बताया मैंने,
या मैंने मान लीजिए किसी रीजनिंग का बता रहा हूँ, मैं किसी चीज का बता रहा हूँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि मल्टीपल टाइम जब आप किसी चीज को रिवाइज करते हो तभी आप जो है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि देखो 100 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, तो कैसे काम करेंगे? हमारी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए कि एकदम जैसे ही क्वेश्चन देखा तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए हमें। और इसके लिए अच्छी गाइडेंस अगेन, और जो आपका जो भी मतलब जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इनका बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर चीजें रिपीट होती हैं। तो वो सब चीजें हमारी क्लासेस के अंदर या हम लोग जो बच्चों को गाइडेंस देते हैं उसके अंदर जो है देखी जाती है बच्चों को। सर बट एक चीज हम आपको बता देते हैं ना, ये पॉडकास्ट देखने के बाद बच्चे कमेंट में लिखने वाले हैं, हाँ। सर प्लीज आप एसएसटी पढ़ाना स्टार्ट करो, आप अच्छा। हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करो, तो आप तैयार रहना है ना। बाकी मैम आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम लेवल देखें, दोनों में एग्जाम में इंग्लिश आता है, बैंकिंग में भी और आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी इंग्लिश आता है, पर सर बुरा मत मानना, हमें ऐसा लगता है कि बैंकिंग एग्जाम के जो क्वेश्चंस हम देखे हैं उसमें इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है ना। तो मैम बच्चे कैसे उसको करें, टैकल करें, किस तरीके से अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करें? हम जैसे लोग जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो क्या हमारे लिए बैंकिंग का एग्जाम नहीं है? देखो, मेरा बस सीधा सा कहना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बचपन में जब हम पैदा हुए थे हमें कोई भी भाषा नहीं आती थी, ना हमें अपनी भाषा आती थी, ना हमें कोई फॉरेन लैंग्वेज आती थी। तो जब हमने बोलना सीखा भी था तो शायद हमने पानी को भी पानी नहीं बोलना सीखा था, मम बोलना सीखा था, है ना, शुरुआत में। तो जो भाषा हमारे सामने बहुत यूज्ड टू हो जाती है वो तो हम सीख लेते हैं तुरंत। जो भाषा हमारे लिए फॉरेन है वो ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीख पाए। मेरे को भी अंग्रेजी कोई बचपन से पैदा थोड़ी हुए थे उसके साथ, बट सीखी है ना वो। द ओनली थिंग इज जो बच्चे ने बचपन से सीखा है, इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से रहा है, उसको पढ़ने में शायद 3 से 4 महीने लगेंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। जो बच्चा किसी और बैकग्राउंड से है, जो अपने रीजनल बैकग्राउंड से है, उसके लिए बस हम इतना बोलेंगे, हो सकता है 4 महीने की जगह आपको 6 महीने लगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो जील है कि आप ये करना चाहते हो और आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, अगर आपके पास एक टारगेट है ना, तो कोई भी चीज शुरुआत करने के बाद आप रुकोगे नहीं। और अगर टारगेट नहीं है तो फिर ऐसा समझ लो कि एक पार्क में घूम रहे हो, किधर भी जाओगे, कुछ भी एग्जाम दे रहे होगे, कुछ भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे और आपके पास कोई भी एक सीधा मोटिव नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप एक टारगेट सिलेक्ट करें, टारगेट सिलेक्ट करके उसकी प्रेपरेशन करें। क्योंकि जैसे अभी बोला गया है कि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हमारा सेम है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बस इतना बोलेंगे, लैंग्वेज डिफर करती है अगर आप एसएससी के एग्जामिनेशन या स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में जा रहे हो, और अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन दे रहे हो या क्लरिकल लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो इसमें लेवल में काफ़ी फ़र्क है। एसएससी इज़ मोर ओरिएंटेड, जहाँ पर आपको छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं, सिंपलर लैंग्वेज मिलती है। स्टेट एग्जाम में भी आपको इसी दिखेगा, लेकिन जब आप ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन दोगे या क्लरिकल लेवल का एग्जामिनेशन दोगे, वहाँ पर आपको लेवल ऑफ लैंग्वेज जो है वो न्यूज़पेपर से रिलेट करती हुई दिखेगी। तो न्यूज़पेपर की भाषा को समझने के लिए आपको बेस बिल्ड करना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचेगा कि मैं पहले दिन न्यूज़पेपर खोलूँ, द हिंदू का खोलूँ और मेरे को शशि थरूर का आर्टिकल मिले और मैं पहले दिन सब कुछ पढ़ दूँ, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। हम आज का एग्जाम्पल ले लें। हमने आज एक क्लास 8 बजे ली और एक क्लास 11 बजे ली। 8 बजे वाली क्लास में भी एक आर्टिकल पढ़ाया है, उसमें 10 से 12 शब्द निकले बस, जो नए थे। 11 बजे में भी एक आर्टिकल पढ़ाया है, उसमें 50 से भी ज्यादा वर्ड्स निकले थे, क्योंकि वो आर्टिकल शशि थरूर जी का था। सो इट्स जस्ट दैट कि आप यूज्ड टू कितना होना चाहते हो इस लैंग्वेज से। तो कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो बहुत मुश्किल है किसी के लिए सीखना। मेरे को भी अगर कोई जर्मन सीखने के लिए भी भेजेगा तो मेरे को नहीं समझ में आएगा ना क्या बोल रहा है भाई सामने, लेकिन जब मेरे को इसके लिए यूज्ड टू हो जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे, हो सकता है अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना शुरू कर दें, तो चीजें आसान हो जाती हैं। और आप कुछ ऐसे कनेक्टर्स ढूंढो, क्लूज ढूंढो, जिससे आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो, जिसके डिफरेंस को आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान हो जाता है, जो हम लोग अपनी क्लासेस में बहुत ज्यादा बताते भी हैं। अब मैम मतलब शॉर्टली अगर हम पूछना चाहें जो बच्चों का है कि मैम अगर उनको अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, उनको अपना इंग्लिश बढ़िया करना है, तो वो कैसे कर सकते? क्या आप लोग का चैनल है जहाँ पे आप लोग पढ़ाते हो और आपको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो मे बी बच्चे आपकी बात बहुत जल्दी मान लेंगे, तो आप कुछ उनको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे जिससे वो अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर ले? देखो, सबसे पहले बेस बिल्ड करना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि सेंटेंस में जो लिखा हुआ है वो शब्द कौन सा है, तो आपको पहले वर्ड समझना चाहिए कि वो वर्ड कौन कौन सा है। ग्रामर आपको समझ में आ गई एक बार में, और ग्रामर को याद करने का कॉन्सेप्ट मत रखना कि यार मेरे को रूल याद करना। इसमें भागने लगोगे ना तो इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि कोई किताब मिलेगी जहाँ पर एक चैप्टर से 150 रूल्स भी मिल जाएंगे आपको, और कोई एक किताब मिलेगी जहाँ पर आपको 10-12 रूल्स में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, और जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उससे कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, जो कि गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपको उसके लिए कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। जब आपका बेस बिल्डअप हो जाएगा, एंड दिस टेक्स अराउंड 1 मंथ 1.5 मंथ,
उसके बाद अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग पे स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर रीडिंग भी एकदम नहीं द हिंदू पे आप स्टार्ट करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर लीजिए, छोटे छोटे आर्टिकल से शुरू कर लो। वो भी नहीं हो रहा है तो मूवीज देख लो, हॉलीवुड मूवीज देख लो, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखनी है, सबटाइटल ऑन करके। तो आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे यूज्ड टू होंगे तो आपको ये भाषा इतनी फॉरेन नहीं लगेगी जितनी अभी लग रही है। और उसके बाद बिल्डअप होते होते ऐसे, अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल भी टच में नहीं है अंग्रेजी के, जो सरकारी स्कूल से हैं या फिर कोई ऐसा जो अपने रीजनल स्कूल से है, किसी ने आसमीज में पढ़ा है, गुजराती में पढ़ा है, तो आपको बस इतना समझ लो डिफरेंस 2 महीने का होता है। अगर एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो 4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, आपको 6 महीने लगेंगे, दैट्स ऑल। बट वो 4 से 6 महीना आपको फुल फ्लेजेडली मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सर जैसे कि मैम ने बताया कि जिसका इंग्लिश वीक है वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके। हाँ। अब हम लड़कियों का तो सबसे बड़ा एक डर है और वो है मैथ। ठीक है, हम एक बायो की टीचर है और हमें अगर कोई पूछे कि आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट सबसे डरावना लगता है, तो मैथ। भले ही मैथ के टीचर डरावने नहीं है लेकिन मैथ सब्जेक्ट बहुत डरावना है। तो मेरा सवाल है कि इस डरावने सब्जेक्ट को हम अपना फैमिलियर सब्जेक्ट कैसे बनाएं, पसंदीदा सब्जेक्ट कैसे बनाएं, हम अपने मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? कोई टिप्स आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो ये है कि मैथ सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो मैथ सब्जेक्ट को आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ। ठीक है, कोई छोटी मोटी जॉब ले भी ली तो आप लोगों को पता है इतनी महंगाई में आपको एक ऐसी जॉब चाहिए होगी जिसमें लगभग अच्छी खासी सैलरी जेब में आए, यानी कि ग्रुप बी की जॉब तो कम से कम होनी चाहिए सरकारी नौकरी में, तो उसके लिए मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो मोटिवेशन ये है कि अगर अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा जो है बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस भी होना चाहिए, बढ़िया जहां पर जाओ, सोचना ना पड़े कि यार टैग में कितना पैसा लिखा हुआ है, तो आपको ग्रुप बी में आना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग आप कहीं से भी करिए लेकिन मैथ्स इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर सरकारी नौकरी करनी है लेकिन मैथ्स बड़ा परेशान कर रहा है, स्कूल टीचर के साथ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद जो है जब मैथ्स पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है ना? आपको भी आती है मुझे लग बहुत रहा है। ज्यादा। हाँ, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है तो फिर मैथ्स तो है ना। सर इनडायरेक्टली देखो, हमें मैम इनको रोस्ट किया, हमें कर दिए, ठीक है। ठीक है, देखो ये 2 चीजें हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कर रहे हो तो पहले तो माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ पास होने के लिए, है ना? 10th पास करना है, 12th पास करना है, स्कूल में नंबर दिखाने, कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब जो पढ़ाई हो रही है वो लाइफ को सेट करने के लिए हो रही है। सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पर बनेगा कि अब जो पढ़ाई होगी, जो हम चीजें सीख रहे हैं वो अपनी लाइफ को सेट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर सरकारी नौकरी लग गई तो स्टेबिलिटी लाइफ टाइम तक रहेगी, है ना? लाइफ टाइम तक आपको सैलरी मिलेगी, जब तक भगवान जी ने आपको रखा हुआ है धरती पर तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, रिटायरमेंट पे भी मिलेगा, है ना? तो पहले तो इस मोटिवेशन से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है कि भाई अब जो तैयारी कर रहे हैं वो कुछ लाइफ को सेट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नंबर लाने के लिए नहीं, पहले सेटलमेंट के लिए। अब इंटरेस्ट कैसे बनाना है? मैथ्स में क्या होता है कि बच्चे ना जैसे इस चीज को ना आज भी अडॉप्ट नहीं करते। जब मैं अपनी पहली क्लास लेता हूँ, बच्चों को इंट्रोडक्शन करता हूँ, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया या आप मैथ्स ऑनर्स हो। ऐसे बच्चे भी क्लास में होते हैं जो मैथ्स ऑनर्स हैं। एक ऐसा बच्चा भी क्लास के अंदर है जिसने कॉमर्स तो ली है लेकिन विदाउट मैथ्स ली है, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने मैथ्स से 10th के पढ़ाई नहीं है। तो आप उन सबको क्लास में लेके चलना है, सबको लेके चलना है भाई, सबकी चीजें सुननी है। तो पहला पॉइंट तो ये कि सबसे पहले बेसिक टेबल्स, जैसे मान लो कि कई बार मैं क्लास के अंदर मान लो एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या आ गई, तो 13 का टेबल ही नहीं पता आपको 13 का टेबल ही नहीं पता। मैंने एकदम 13 को 9 से काटा, 117 आया, बच्चा पूछ रहा कहां से काट दिया, अटके ना यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि देखो इसमें ना शर्माने वाली कोई बात नहीं है, अपना एक रजिस्टर बनाइए, जो गलतियां पहले हुई हैं या इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए हम बनाएंगे इंटरेस्ट, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग में पहले 20 तक टेबल अच्छे तरीके से करके रखो। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें क्लास के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि हम जैसे इकाई के अंक को देख के आंसर एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, तो क्लास के अंदर इंटरेस्ट बनाया जाता है बच्चे का। जैसे कई बार हम जैसे आज तक हमने पढ़ा है कि भाई, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बच्चों को शायद रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई आपकी इनकम मेरे से 25% ज्यादा है, ठीक है, मैम की इनकम ज्यादा है 25, समझ पा रहे हो आप लोग? हम वही बोलने वाले थे, काश ऐसा हो पाता। काश ऐसा ही है, ठीक है, ये रियलिटी है। तो मान लो मेरी इनकम मतलब मैम की इनकम मेरे से 25% ज्यादा है, तो बच्चा एक क्या करेगा, मेरी इनकम 100 मानेगा, आपकी 125 मान देगा, 100 और 125 बना के बिल्कुल बढ़िया, है ना। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूं कि मैम की इनकम मेरे से 16.66% ज्यादा है, तो अब उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार 16 1/2/3 आ गया, या मान लो 37 सही 1/2 आ गया, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, वो 100 मान के परेशान हो जाएगा ना। तो वहां पर हम चीजों को बताते हैं
कि आपको किस तरीके से इन प्रतिशत को, किस तरीके से अनुपात यानी कि रेशो को, परसेंटेज को किस तरीके से लेके चलना है। तो एक्चुअली में कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या बिना कोचिंग के तैयारी हो सकती है क्या? तो ये भी मैं यहाँ पर रिलेट कर देता हूँ कि जब हम यूट्यूब पर क्लासेस को पढ़ाते हैं तो यूट्यूब के अंदर भी हम उतनी ही डेडिकेशन से पढ़ाते हैं जिस डेडिकेशन से हम स्पेशल क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, स्पेशल इन द सेंस जैसे बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर आपके अंदर लगन है तो आप वहां से भी चीजों को कवर कर सकते हो। बस पॉइंट ये है कि एक तो रेगुलर आपको रखना है, दूसरा टेबल्स हो गया, पहाड़े, स्क्वायर यानी कि वर्ग हो गया। अब मान लो एकदम से मैंने बोला 19 का स्क्वायर मैंने कर दिया, बच्चे को पता ही नहीं है क्या हो गया, तो फिर वो दिक्कत तो बनेगी ना। अब 60 क्वेश्चंस, अगेन 60 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस करने, तो स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी बननी चाहिए। तो वो धीरे धीरे करके डेवलप होगा आपका। और इंटरेस्ट बनाना टीचर का काम होता है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जैसे मैम ने बोला कि बाय बर्थ किसी को कुछ नहीं आता, इंटरेस्ट बनाने से बनता है ना। तो इंटरेस्ट बनाना टीचर का काम होता है ना। अब ये हो सकता है कि कुछ बच्चों ने या तो टीचर अच्छा रहा हो, आपने उस टाइम ना पढ़ा हो, है ना, या मान लो कि आप उस टाइम पर इतने अच्छे ना हो, आज आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, तो इनिशिएटिव कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है कि बेसिक तरीके से चीजों को पढ़ना है। जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे पहले मैं एडवाइस देना चाहूंगा बच्चों को कि आपको 2 चैप्टर सबसे स्ट्रॉन्ग करने हैं। एक होता है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, दूसरा होता है रेशो यानी कि अनुपात। दोनों आपस में रिलेशन होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि आपकी इनकम मेरे से 25% ज्यादा है, तो 100 और 125 यानी कि 4 और 5 का रेशो अगर मैं 25 से काटता हूँ, ठीक है, तो ये रेशो भी आ गया और परसेंटेज भी आ गया। तो ये बहुत सारे मतलब पूरे अर्थमेटिक में चीजें रिलेट करती हैं। तो वहीं से धीरे धीरे करके आप लोगों को फिर आगे जैसे प्रतिशत हो गया तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, लाभ हानि जिसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो सारी चीजें वहीं से रिलेट होती जाएंगी। तो वो एक तरीका है जिसको आप पर्टिकुलर रेगुलर रह के और कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो धीरे धीरे करके चीजें जो है वो डेवलप होती रहती हैं। और हमेशा पहले आसान क्वेश्चन से काम करना है, क्योंकि जब आसान चीजें हम करेंगे ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है फिर हम धीरे धीरे करके सीढ़ियां पर चढ़ेंगे आगे। वो कहते हैं ना, देयर इज अ नो एलिवेटर ऑफ सक्सेस, यू हैव टू टेक स्टेयर्स, है ना। एलिवेटर नहीं है सक्सेस का, आपको सीढ़ियां चढ़ चढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें रहती हैं। हाँ, वैसे हम अपर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप ये पॉडकास्ट जरूर देखना। सर ने अब तक 3 बार बोला है कि मैम की सैलरी 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो प्लीज सर की बातों का इज्जत रखा जाए और प्लीज इसको आगे बढ़ाया जाए। बाकी हम आगे की तरफ बढ़ते। सर अभी मोटिवेशन की बात कर रहे थे कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो एक मोटिवेशन अपने अंदर रखना है कि आपकी जीवन बन जाएगा, पैसा बिल्कुल। चाहिए तो सरकारी नौकरी। सर हमारे यूपी बिहार में पता है कैसे मोटिवेशन देते हैं? जब भी सरकारी नौकरी का बात आता है तो हम लोगों को कहा जाता है कि सरकारी नौकरी से बढ़िया न तो कोई जिम है न तो कोई क्रीम है ना। अगर तुम बैगन भी हो तो शाही पनीर तुम्हारा है, ऐसे मोटिवेट किया जाता है। तो पता नहीं आप लोग भी ये मोटिवेशन सुने हो। लेकिन मैम और सर आप दोनों से एक क्वेश्चन है, हम आप लोगों की पूरी बातें सुने, एक लाइन जो दोनों लोग बार बार बोल रहे हैं, ऐसे तो आप लोग ऐसे था कि अपोजिट्स हो, है ना, एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हो, सब चल रहा है, बट एक जगह आप लोग मिल रहे हो और वो ये है 100 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। तो हमें आप दोनों से जानना है कि ये क्या है, सच में 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करना है, और अगर करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को नहीं मिल रहा है, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, बच्चे कैसे कर पाएंगे? तो मेरे देखो बैंकिंग के एग्जामिनेशन में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और वो कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्मल बैठे होगे तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन कभी जब वो टाइमर चल रहा होता है ना एग्जाम में, तो वो एक प्रेशर बिल्डअप करता है। उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, एनवायरनमेंट वो हो जैसा एग्जाम में हमें एग्जाम मिलता है वैसे ही मॉक्स हमें मिल जाएं। तो ये मॉक का मतलब ही होता है कि आप कॉपी कर रहे हो किसी चीज़ की। तो एग्जाम की कॉपी से पहले, एग्जाम देने से पहले आपका जो एग्जाम होता है दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके एग्जामिनेशन का या आपके प्रेपरेशन का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी होगी और आपने हर एक चीज़ को केटर किया है, तो आपके मॉक्स में ही मार्क्स बता देंगे कि आपका सिलेक्शन कहाँ तक लेके जा सकता है। आप मॉक, तभी हम बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्यों है, प्रेपरेशन से ही पता चलता है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे इससे नहीं पता चलेगा। लेकिन वो जो टाइम बाउंड आपको क्राइटेरिया मिलता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट पे बैठकर, वो हॉट सीट पे बैठकर जो आपको महसूस होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो मॉक्स आपको देते हैं। सो वो मॉक टेस्ट इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 100 क्वेश्चन को 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करना, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को ना ईगो पे ले लेते हैं कि मेरे को ये करना है, मॉक में मैंने ये किया था सॉल्व, अब मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा।
कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो आपको वहीं पर तुरंत लेना होता है। कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, ये सब चीज़ों का क्राइटेरिया जब आप मॉक टेस्ट के थ्रू बिल्डअप करते हो, तब जाके आप एग्जाम में आउट परफॉर्म करते हो अपने बाकी स्टूडेंट्स और सिलेक्शन लेकर आते हो। जहाँ 10,000 की वैकेंसी है और 20 लाख बच्चा फॉर्म कर रहा है, भर रहा है, तो 20 लाख पास नहीं होने वाला। हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं कि सब पास हो जाएंगे, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही पास होगा। सो डेफिनेटली मॉक्स आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी प्रेपरेशन को आगे लेवल अप करने के लिए। सर जैसा कि मैम ने बोला कि अगर 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करना है तो बेस्ट है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये लाइन Yes, बोला गया है, तो इसके लिए definitely. आपको मॉक देना होगा, है ना। मॉक उनको क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। तो क्या गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी PYQ मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है या सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं, आपके वीडियोस देख लिए काम हो गया? नहीं, बिल्कुल मैम ने जो बताया एग्जैक्टली वही रहता है कि मॉक टेस्ट एग्जैक्टली आप लोगों को बताता है। जैसे मैम ने बोला अभी ना, तो देखो 100 क्वेश्चंस हैं, अगर मान लो हर एक क्वेश्चन 200 नंबर का है तो 200 के 200 नंबर नहीं लाने आपको एग्जाम के अंदर, सबसे पहले समझो। ठीक है, हमने बोला कि 60 क्वेश्चन है, आपके पास 60 मिनट्स है, 100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन थोड़ा ना करने हैं। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है एग्जाम के अंदर। एक्चुअली इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, करना क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आप इस बात को समझोगे कि ये क्वेश्चन इस टाइम पे टाइम लगाएगा, इससे अच्छा है कि मैं 2 क्वेश्चन आगे और कर लूं। मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं एग्जांपल देता हूं कि एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आया, लेकिन वहीं पर मैम एक इंग्लिश का वर्ड आ गया, मान लो इंपॉर्टेंट, बच्चों ने देखा इंपॉर्टेंट का सिनोनिम पूछा, क्रूशियल एकदम लगा के आगे भाग गया। अब बताओ, मैथ्स तो पढ़ ही रहा है अभी तक, इतने में इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पॉइंट इज दैट कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको अटकाएंगे हमेशा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के अंदर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बनाते हुए उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है। 100 में से अगर आप 80 to 85 क्वेश्चंस अगर कर देते हो बढ़िया, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। तो PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर चीजें रिपीट होती हैं, तो आपको देखते ही क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि अगर आपको 85 क्वेश्चंस भी करने तब भी लेस देन 1 मिनट का टाइम है, और 1 मिनट का टाइम कम है, इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन देखते ही करना है। तो क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर ये फील होता है कि ये कैसे होगा, अगर आपने ये सोच लिया तो फिर एग्जाम नहीं निकलेगा, ये ऐसे होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस पहले से पता है ना कि ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। प्रीवियस जो पेपर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और मॉक टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन उसका रोल कब आता है? जब एक बार आपका पूरा सिलेबस 5-6 महीने में बढ़िया तरीके से आपने सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर अपनी स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी बनाइए और मॉक टेस्ट को लगाइए। तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये मेरा नहीं सारे बच्चों का रहेगा, और वो क्वेश्चन है गुरु मंत्र। ठीक है, आप लोगों को सर एक गुरु मंत्र देना है, जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी करने वाले हैं या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो क्या चीज आप ऐसा बताना चाहोगे कि जो उनको गलती बिल्कुल नहीं करना है, अगर आप वो निकालना चाहते हो तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों के अकॉर्डिंग? मैम पहले आप बता दो। ओके, तो देखो मेरा एक सीधा साधा बात होती है कि एक जनरेशन लगती है अपनी जनरेशनल वेल्थ को बदलने के लिए, और हिंदी में बोलोगे तो एक पीढ़ी लगती है अपनी पूरे परिवार का, अपने पूरे घर की स्थिति को चेंज करने के लिए। अगर आप वो पीढ़ी बनना चाहते हो तो आपको एक मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। और ये मोटिवेशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी होती है, हम इफ वी आर बॉर्न पुअर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ वी डाई पुअर दैट्स अ प्रॉब्लम, है ना। हमारे पास हमारी जिंदगी मिली है, हम कैसे पैदा हुए वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन जब हम जा रहे होंगे ना इस दुनिया से, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद भी इंसान, मेरे हिसाब से ये होता है कि इंसान की जो डेथ होती है वो 2 बार होती है। एक जब वो दुनिया छोड़ के जाता है, और दूसरा जब लोग उसकी बात करना बंद कर देते हैं। तो जब आपकी जिंदगी आपको मिली है, डू समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट। ऐसा करो कि तुम अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी फैमिली की जिंदगी भी चेंज कर सको। और मेरे हिसाब से बैंकिंग कैटेगरी के जो एग्जामिनेशंस है, रेगुलेटरी बॉडीज के जो एग्जामिनेशंस है, वो आपको शुरू करवाते हैं 35-40 हज़ार की नौकरी से, जहाँ क्लरिकल लेवल की जॉब होती है, और आप 1.5 लाख तक की इनकम अर्न कर सकते हो एज एन ऑफिसर ऑफ SBI। तो कोई ऐसा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में इस समय के लिए, पैसा खुशी दे सकता है, पैसा सुकून नहीं दे सकता, आई एग्री। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, तो भाई खुशी इज़ अ वेरी टेम्पररी वर्ड, जो 3-4 महीने में आप जो चाहते हो वो मिल जाए, फिर वो खत्म हो जाती है। फिर आप 3-4 महीने में कोई और टारगेट सेट कर लो और वो मिलता रहेगा। जितना जिंदगी में टारगेट सेट करोगे, जितना अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को डिमोरलाइज करोगे, मैं नहीं कर सकता, वो वाली कैटेगरी में रखोगे, तो मेरे हिसाब से कभी भी कुछ भी अचीव करने में आपको हमेशा दिक्कत आएगी ही आएगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो तो हर एक चीज मुमकिन है।
बहुत बढ़िया मैम, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, तो सर मैम ने तो बहुत अच्छे से मोटिवेट कर दिया और हमको लग रहा है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अब ज्यादातर बच्चों का हो गया कि हमको बैंकिंग करना है और मैम से पढ़ना है। तो सर इससे पहले कि सारे बच्चे बैंकिंग की तरफ ट्रांसफर हो जाए, सर एक ऐसा ही मोटिवेशन हम आपसे चाहते हैं कि बच्चा जो डरा हुआ है सरकारी नौकरी को लेकर, वो एक गाना भी एक तो बन गया है 33 लाख की भीड़, तो बच्चे ना 33 लाख नाम सुनते ही डर जाते हैं कि इतने लोगों को हम कैसे बीट कर पाएंगे, कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो लास्ट एक मैसेज जो हमारे बच्चों को आप कहना चाहो। सबसे पहले तो मोटिवेशन मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप ही होते हैं ना हमारे लिए, है ना। उनको सुखी रखने के लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पालन पोषण किया है। तो एक बहुत प्यारी सी लाइन आपको बताता हूँ, हमेशा इसको ध्यान रखना कि इस तरीके से तैयारी करना कि चल रही है मेहनत जमकर, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना है। चल रही है मेहनत जमकर, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना है। और जिस माता पिता के हाथ में पड़ गए कमाते कमाते छाले, अब उनको बैठ के खिलाना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मोटिवेशन लाइन आप अपने अंदर रखिएगा। दूसरी बात है कि भाई क्या गलती नहीं करनी है। सबसे स्टूडेंट की गलती आजकल, जैसे सोशल मीडिया पे बच्चे क्लासेस लेते हैं, एक्टेक में यहाँ से क्लास ली, उधर से क्लास, 2 चीजें रविंदर सर से पढ़ी, 2 चीजें एक्स टीचर से पढ़ी, 2 टीचर वाई टीचर से पढ़ी, और फिर रिलेट करना चालू कर देते हैं। एक्चुअली जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपका टीचर है। सबसे पहले तो दिल और दिमाग से पहले सेट करो कि हमें यहाँ से पढ़ना है, और पूरा सिलेबस सबसे पहले एक बार पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट करो एक जगह से। क्योंकि आपने आधा यहाँ से पढ़ लिया, आधा वहां से पढ़ लिया, तो आपको चीजें फिर वो क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगी। तो सबसे बड़ी, जैसे आपने सुना होगा कि बच्चों को 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, एक बच्चे को 1 ही साल लगा, है ना। किसी ने 6-7 महीने के अंदर तैयारी करके एग्जाम निकाल लिया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप एक सही जगह से अपना एक पहले प्लेटफॉर्म को डिसाइड करो, उसके बाद फिर वहां से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, और पूरा सिलेबस पहले एक बार कंप्लीट करो अच्छे तरीके से। इसके बाद अगली बात जो एक मोटिवेशन लाइन है, अगर आप 12th के बाद चाहते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करें, अगर आप 12th के बाद चाहते हैं कि आप जो है सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करें, अगर आप चाहते हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, आप सीएसएस केंद्रीय सचिवालय, या फिर आप बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर, आईबी मिनिस्ट्री के अंदर आप जो है आईबी के अंदर आप जॉब करें, तो आप एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को भर सकते हैं। और ये जो मैंने नाम आपके लिए, मुझे लगता है कि बच्चों का सपना होता है ऐसे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का। और इसके साथ साथ आप एज अ एलडीसी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद, तीसरे साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। फिर एलडीसी से यूडीसी, यूडीसी से अलग अलग डिपार्टमेंट में, किसी में आप इंस्पेक्टर जाते हैं, किसी में सब इंस्पेक्टर जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकते हैं और ओपन एग्जाम्स के अंदर भी आ सकते हैं। अगर आप एक बार एग्जाम निकालेंगे तो मेरी बात को ध्यान रखना कि आप मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर सक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आपको छोटा सा सजेशन। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सजेशन कैसे लगे, और बाकी मैम बताएंगे आपको। सर सवाल तो मेरे पास इतने थे कि हमको लग रहा है कि अब हम इसका पार्ट 2 लेकर आना, और आप लोग कमेंट करना कि क्या इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 होना चाहिए। अभी मेरे पास और सवाल है, लेकिन सर लोगों के पास, मैम के पास अभी क्लासेस भी हैं, है ना। वो लोग अपना कीमती समय निकालकर आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ आए। तो सर थैंक यू सो मच कि आप लोग टाइम निकाल कर आए। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि इसका पार्ट 2 हमें चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों के सवाल बहुत हैं, है ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए। बाकी एंड करने से पहले सिर्फ एक चीज बोलेंगे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। तो बस थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपके टीचर्स आपके साथ हैं, और ये सिर्फ टीचर्स नहीं है, याद रखना, ये आपके भाई, ये आपकी बहन है, जिनका सपना है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का। तो भरोसा करो, जुड़ो और अपना सपना पूरा करो, अपने माता पिता का सपना पूरा करो, और हम तो आपके साथ हमेशा है। कैसा लगा ये सेशन कमेंट में जरूर बताना। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी कमेंट में बताना। लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।